दोस्तों, मैं गौरव शर्मा आपका यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो बनाने जा रहा हूं वो एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर बनाने जा रहा हूं। और बेसिकली फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि क्या हमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को बाई करना चाहिए एज अ इन्वेस्टमेंट, हाँ या ना। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसमें पूरी एनालिसिस करूंगा और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा कि अगर बाई करना चाहिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को तो क्यों बाई करना चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे वीडियो बनाई थी, जो मैंने बनाई थी 4-5 महीने पहले। तब मैंने इसमें बोला था कि अनसर्टेनिटी है और उस वजह से अभी हमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट फ्रेंड्स, अब मैं ये वीडियो बना रहा हूं और इसमें लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए क्या नहीं, और क्या ये आने वाले टाइम में हमें एक अच्छा मल्टी बैगर रिटर्न कमा के दे सकता है या नहीं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आज का जो डेट है वो हम बोल देते हैं इसमें, जिससे हमें ईजी हो कि हाँ ये किस दिन मैंने बोला था। तो आज का डेट है फ्रेंड्स 7 नवंबर 2020 और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का प्राइस है 31 रुपए 60 पैसे का। तो हमें इस बैंक को बाई करना चाहिए क्या नहीं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं इसमें एक इंपॉर्टेंट बात करता हूं, वो है कंपनी का जो बैंक होता है फ्रेंड्स, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है जो है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जैसे आपका फ्रेंड्स कोई बिजनेस है, मान लीजिए आपका बैंकिंग का बिजनेस है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप पैसा कहां से कमाओगे। आप पैसा तब कमाओगे बैंकिंग बिजनेस में जब आप उधार दोगे और उससे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसमें क्या रहता है, अगर आप उधार दे रहे हो और आपका उधार दिया हुआ पैसा अगर ज्यादा डूब रहा है तो फिर आप इंटरेस्ट कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो उससे मतलब ही नहीं, बिकॉज आपका कैपिटल ही खतरे में आ जा रहा है, बिकॉज आपका मेन पूंजी ही डूब जा रहा है। तो इसमें क्या है, जैसे हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मामले में एग्जांपल फ्रेंड समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है बैंकिंग सेक्टर का और आप मान लीजिए 100 रुपया लोन देते हो। अगर उस 100 रुपए में आप 5 रुपए डुबाते हो तो और कमाते, मतलब मान लो आप कमाते हो 5 रुपए में 4 रुपए, 100 रुपए का लोन देके 4 रुपए कमाते हो और 5 रुपए अगर आप डुबाते हो तो आप नेगेटिव में रहोगे। वो एक खराब साइन रहता है आपके ग्रोथ के लिए और बैंक की सस्टेनेबिलिटी के लिए भी। बट यहां अगर हम बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में फ्रेंड्स, यहां हम समझने की कोशिश करते हैं बैंक का जो नेट एनपीए है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसिड जो है, वो 5 साल का अगर आप निकालोगे एवरेज तो 1% है और 3 साल का है 1.49% है 5 साल का, और 3 साल का 1.31%, और अभी जो है 1 ईयर का देखोगे तो 1% से भी कम आ गया। अब आप एचडीएफसी बैंक जो दिग्गज बैंक है उससे कंपेयर करोगे तो उनका भी एनपीए कुछ इतना ही है, 0.88%। और तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एनपीए बहुत कम है। तो इसमें अच्छी बात क्या है फ्रेंड्स, अच्छी बात यह कि बैंक अगर लोन दे रहा है तो वो पैसा डुबा नहीं रहा है। जैसे आप अदर बैंक देखोगे, गवर्नमेंट बैंक है बहुत से ऐसे, जैसे सेंट्रल बैंक और अदर बैंक का आप एनपीए देखोगे तो 2%, 1% तो बहुत कम ही बैंकों का दिखेगा, 2%, 2.5%, 3% का एनपीए तक है, जैसे धनलक्ष्मी बैंक। तो ऐसे बैंक जो जिनका एनपीए ज्यादा है, तो इसका मतलब ही फ्रेंड्स है कि जो पैसा वो कमा रहे वो आधा से ज्यादा पैसा तो वो एनपीए में अगर डूब जा रहा है तो फिर उसमें बैंक की वो सस्टेनेबिलिटी पे सवाल उठाता है। अब सेकंड चीज हम देखेंगे कि अगर हमें एनपीए तो पता चल गया कि नेट नॉन परफॉर्मिंग एसिड जो है फ्रेंड्स वो 1% से कम है, एक अच्छी बात, और ये एचडीएफसी बैंक जैसा एनपीए मेंटेन कर रहा है। बट हम यहां पे जो सेकंड चीज है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी अगर आप देखोगे फ्रेंड 5 साल का 2% है, फिर 3 साल का देखोगे तो 2.5% के आसपास, और 4 साल का देखोगे तो उसको इंक्रीज करके 4.17% के आसपास कर दिया है। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और आगे जो मैं अभी बात बोलूंगा तो आपको और समझ में आएगा डीपली कि क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए भैया, नेट इंटरेस्ट मार्जिन है 4% का। तो ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता क्या, मैंने अपने बहुत से वीडियोस में डिस्कस किया जहां मैंने बैंकिंग स्टॉक का एनालिसिस किया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये होता है कि फ्रेंड्स जो बैंक का पैसा बचता है इन द सेंस, मतलब जैसे बैंक को सेविंग अकाउंट्स और जो भी रेकरिंग डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट से जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक को पैसा मिलता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर बैंक को सेविंग डिपॉजिट से करंट अकाउंट में तो कोई भी इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता है, तो सेविंग अकाउंट में और रेकरिंग से और फिक्स डिपॉजिट से मान लीजिए बैंक को
5% पे पैसा मिलता है, एवरेज कॉस्ट पड़ती 5 पैसे की। और बैंक अगर लोन देता है बाजार में 10% पे, तो बैंक का नेट ये जो दोनों के बीच में जो डिफरेंस हुआ वो हुआ 5% का, मतलब 10% पे लोन देता है बाजार में और 5% पे बैंक को कॉस्ट पड़ता है। तो ये 5% का जो डिफरेंस हुआ वो बैंक का होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो यहां आप देखोगे 4% का, और ये बहुत अच्छा है एक नेट इंटरेस्ट मार्जिन, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का खुद 4.5% का है। तो ये एक दिग्गज बैंक को, एक लीडर बैंक को टक्कर दे रहा है नेट इंटरेस्ट मार्जिन के मामले में, और नेट एनपीए भी कम है। तो सबसे अच्छी बात क्या फ्रेंड्स, देखो आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन मतलब आपका मार्जिन भी बढ़िया है और आप पैसा डुबा भी कम रहे हो। इसका मतलब ये कि अगर आप 100 रुपए का लोन दे रहे हो तो उसमें आप 4 रुपए 17 पैसा कमा रहे हो, और उसमें आप डुबा कितना रहे हो, सिर्फ उसमें से 0.98 पैसा डुबा रहे हो। जो 4 रुपए 17 पैसा कमा रहे हो तो उसमें 0.98 पैसा डुबा रहे हो। बट यही अगर आप अदर बैंक देखोगे, जो छोटे मझौले बैंक है, उसमें आप देखोगे उनका नेट एनपीए है 3% और उनका फिर नेट इंटरेस्ट मार्जिन है 2%। तो इसमें क्या पता चल रहा है, इसमें यह पता चल रहा है कि वो बैंक जो है 100 रुपए का लोन पे 2.5 रुपया 3 रुपया कमा रहे, और उसमें से वो 3 रुपए तो डुबाई दे रहे, तो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में आ जा रहे हैं वो। तो ये फ्रेंड्स हमें जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन एचडीएफसी बैंक के टक्कर का नेट इंटरेस्ट मार्जिन मेंटेन कर रही है। और अब जो मैं आगे बात बताने जा रहा हूं उससे आपको लगेगा कि हाँ फ्यूचर में कैसे इसका ग्रोथ है और कैसे ये आने वाले टाइम में ग्रोथ अनलिश करेगा ये बैंक। अब यहां आप देखोगे कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी 8% की है। कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी क्या होता है, मतलब बैंक को जो कर्ज मिलता है बाजार से उस पर कितनी कॉस्ट पड़ रही है लाइबिलिटी का। बाजार से मतलब करंट अकाउंट से, करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता, सेविंग अकाउंट से, जैसे अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सेविंग अकाउंट पे 8% 7% के आसपास का इंटरेस्ट देती है। अगर आप सेविंग अकाउंट खुलाते हो तो 7% का एनुअल इंटरेस्ट आपको देती है। ये बहुत हाई है, बट वो क्यों करे, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक भी जब नया था तो वो 6% के आसपास का एनुअल इंटरेस्ट देता था, अब धीरे धीरे कम करके 3% पे उसको ले आया। तो सेम जो भी बैंक फ्रेंड्स फर्स्ट मार्केट में आती है तो वो पहले चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा उनका पैसा सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट उनके बैंक में ज्यादा हो, क्योंकि ये वो दो अकाउंट होते हैं जिसपे बैंक को सबसे कम कॉस्ट पे पैसा मिलता है। और अगर बैंक को सबसे कम कॉस्ट पे पैसा मिलेगा तो बैंक ज्यादा मार्जिन कमा पाएगा इंटरेस्ट ज्यादा दे के बाजार में। तो यहां आप देखो कि कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी भी बैंक की 8% है, जो बहुत ज्यादा है। क्यों है 8%? बिकॉज बैंक सेविंग अकाउंट पे भी 7% का इंटरेस्ट पे करती है अगर आप अकाउंट खुलाते हो। तो बाद में फ्यूचर में जैसे बैंक को 2 साल 2.5 साल होंगे, 3 साल होगा, मार्केट में पकड़ आ जाएगी, सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट की रेशियो बढ़ जाएगी जो अभी 28% के आसपास है, वो जैसे इंक्रीज हो जाएगी, जैसे एचडीएफसी बैंक का 40% 45% करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का रेशियो, तो बैंक ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी जब वो रेशियो इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है फिर ये इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे कम कर देगा, क्योंकि अभी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, लुभाने के लिए इंटरेस्ट रेट ज्यादा दे रहा है, इंटरेस्ट ज्यादा पे कर रहा है, उससे कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी ज्यादा हो रही है। तो यहां आप देखिए कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी 8% का है, उसमें बैंक नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4% का मेंटेन रख पा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप एचडीएफसी बैंक का कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी देखोगे तो उनका कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी 4-4.5% का, और उसमें वो मेंटेन कर रहे हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितने का, 4-4.5% का। बट यहां पे बैंक सबसे ज्यादा कॉस्ट ऑफ पे उसको पैसा मिल रहा है, उसके बाद भी 4% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन मेंटेन कर पा रहा है। तो ये सोचिए जब 2 साल 2.5 साल बाद बैंक का ये कॉस्ट जब कम हो जाएगा, सेविंग अकाउंट पे कम इंटरेस्ट पे करने लग जाएगी बैंक कस्टमर अट्रैक्ट कर लेने के बाद, तो ये तो कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी बैंक का और कम हो जाएगा 3-4%। तो बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन सोचिए कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, और उससे बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ पे भी अच्छा असर पड़ेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको नोटिस करने भी बोल रहा हूं। तो यहां जानने वाली बात ये कि फ्रेंड्स अभी तो बैंक ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहा है, बट फ्यूचर में जब ये इंटरेस्ट कम होगा तो हमें अच्छा रिटर्न बैंक और अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाएगा। लास्ट अभी हालांकि बैंक लॉस पोस्ट कर रहा था क्योंकि उसमें कुछ रीजंस है। पहले तो बैंक का एक्सपेंशन और कुछ ऐसे खराब लोन थे जो जिसको बैंक ने डिस्क्लोज किया नहीं। तो बैंक का मेन तो देखो फ्रेंड्स, कोई भी आप बिजनेस को सेलेक्ट करते हो तो उसका मैनेजमेंट तगड़ा होना जरूरी है, एक अच्छा जिसपे आप ट्रस्ट कर सको। बिकॉज आप भी अगर अपने फ्रेंड कोई बिजनेस में पैसा लगाते हो, अगर आपका फ्रेंड कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो आप क्यों लगाते हो? आप इसलिए नहीं लगाओगे क्योंकि आपको उस बिजनेस पे भरोसा है। बिकॉज बिजनेस का तो आपको पता नहीं, आपको अपने फ्रेंड पे भरोसा होगा कि हाँ ये अच्छा लड़का, ये अच्छा आदमी, ऑनेस्ट पर्सन
पर्सन है तो आप उस फ्रेंड को देख के पैसा लगाते हो। तो सेम फ्रेंड्स इस बैंक में भी जो वैद्यनाथन है तो उनका अगर आप रिकॉर्ड देखोगे, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में भी थे, आईसीआईसीआई बैंक में भी बोर्ड में थे, और उसके बाद उनका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो वो एक अच्छा रिकॉर्ड है और एक अच्छा आदमी भी है, अच्छे ऑनेस्ट पर्सन है। और उसके साथ साथ तो ये कॉन्फिडेंस देता है कि ये इस चीज को अच्छे से रन कर पाएगा। बिकॉज फ्रेंड, कोई भी बिजनेस को एक मैनेजमेंट रन करता है, और एक अच्छा मैनेजमेंट, मैंने बार बार बोला है, एक खराब बिजनेस को अच्छा बना सकता है और एक खराब मैनेजमेंट अच्छा बिजनेस को खराब कर सकता है। तो यहां एक चीज ये है कि वैद्यनाथन जी एक अच्छे मैनेजमेंट, एक अच्छा सीईओ के रूप में, तो वो बैंक को आने वाले टाइम में हम यहां से, मेरा जो टारगेट है फ्रेंड्स, ये बैंक आने वाले टाइम में अगर आप इसको 3 से 4 साल तक होल्ड कर सकते हो, यहां से आपको 150 से लेके 200 रुपए का भाव दिखा सकता है बैंक, अगर इस तरीके से काम करते रहा और मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ी नहीं आई जिस तरीके से उनका काम है अभी। तो अभी बैंक में क्या प्रॉब्लम आ रही है लॉस की वजह से फ्रेंड्स, वो तो 2-3 कुछ ऐसे लोन है, बट मोस्टली है बैंक का एक्सपेंशन कॉस्ट, और अभी बैंक नया है तो उस वजह से इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा दे रहा है, तो इसलिए थोड़ा लॉस पोस्ट करा था। बट इस क्वार्टर बैंक ने प्रॉफिट पोस्ट किया है 100 करोड़ का, 101 करोड़ का। तो अब क्या फ्यूचर में जाते जाते आप देखिए फ्रेंड्स, जब बैंक कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी कम करेगा तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन बैंक की और मजबूत हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अभी बैंक नया होने के बाद भी बैंक का नेट एनपीए सबसे कम है, 1% से नीचे है, और ये बहुत ही अच्छा सिग्नल है। तो यहां से फ्यूचर में आने वाले टाइम में फ्रेंड्स हम इस बैंक में 150 से 200 का भाव देख सकते हैं, पर इसके लिए आपको 3 से 4 साल के लिए होल्ड करना होगा। बट ये मैं फिर बोलूंगा, कुछ आपको ट्रैक करते रहना पड़ेगा कि मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ी ना हो, और परफॉर्मेंस अगर इस तरीके से बैंक का चलते रहा तो ये हमें एक अच्छा रिटर्न दिखा सकता है। और हो सके अगर आने वाले टाइम में ये एचडीएफसी बैंक जैसे बैंक को टक्कर दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं। अभी बैंक का मार्केट कैप ज्यादा नहीं, 17,000 करोड़ के आसपास का है, और अगर ये आने वाले टाइम में भी अगर यहां से 30 टाइम्स भी होता है तो 5 लाख करोड़ के आसपास का जो एचडीएफसी बैंक को टक्कर देगा, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इस तरीके से परफॉर्म किया अच्छे तरीके से तो हमें हो सकता है टक्कर भी दे दे। बट अगर रियलिस्टिक वे में भी थोड़ी सी बात करूं तो यहां से आने वाले टाइम में 150 से 200 का भाव 3 से 4 साल के अंदर अंदर इस बैंक में देखने मिल सकता है। तो आप इसमें अभी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड, जब भी आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो, लॉन्ग टर्म पे सोच के, तो आपको एक एक्यूमुलेशन का जोन बनाना चाहिए, जो मेरे हिसाब से 30 रुपए से लेके 40 रुपए तक के भाव में ये स्टॉक को आपको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चाहिए, और एक लंप सम अमाउंट आप इसमें डाल के रख सकते हो। बट फिर बोलूंगा, आपका रिस्क पोर्टफोलियो को कैलकुलेट करके ही आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। आपके पोर्टफोलियो का 10 से 15% इन्वेस्ट करें, और आने वाले टाइम में अगर ऐसा ही चलता रहा तो मल्टी बैगर रिटर्न कमा के ये देगा। फ्रेंड्स, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, जिससे मैं रेगुलरली आपके लिए इस तरह के वीडियोस लाता रहूं और आप भी मुनाफा कमा सको।